कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दीपक अच्छांश को बता रहा था कि वीर रंधावा ने अपनी सारी कोशिश कर चुका था, लेकिन बदले में उसे केवल हार ही मिल रही थी। इसलिए वीर रंधावा ने अब उंगली टेढ़ी करने की सोची और उसने शिवांगी को उठाने का प्लान बनाया। लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इतने दिनों में मुझे भी महसूस हो गया था कि शिवांगी बाकी लड़कियों से अलग है। क्लास में उसका आईक्यू लेवल, प्रश्नों का जवाब देने का तरीका, इन सब से मैं भी इम्प्रेस होने लगा था। और मुझे ये समझ में आ गया था कि वो किसी पैसे और पावर के बल पर नहीं, अपनी काबिलियत के बल पर ये टॉप का पोजीशन ली है। विधि से मैं प्यार करता था, लेकिन कभी कहा नहीं था। विधि भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों एक दोस्त की तरह भी अभी रहते थे। जब वीर रंधावा ने शिवांगी की किडनैपिंग प्लान की तो मैंने ये बात विधि को बताई। विधि ये सुनकर गुस्सा हो गई और वो वीर रंधावा से झगड़ा करने के लिए जाने लगी। मैंने उसे किसी तरह रोक कर समझाया, क्योंकि हम जानते थे कि अगर वीर रंधावा को इस बात का पता भी चल गया कि हम लोग उसके प्लान के साथ नहीं हैं, तो वो हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। विधि ने यह बात शिवांगी को ही बताने का डिसाइड किया। मुझे भी यही बात सही लगी, इसलिए हम लोग अगले दिन कॉलेज में शिवांगी का वेट करने लगे। शिवांगी जब कॉलेज आई तो हम लोग बात करने के लिए सही समय का वेट कर रहे थे। शिवांगी ज़्यादातर फ्री टाइम में लाइब्रेरी में होती थी, इसलिए हमने लाइब्रेरी में ही ये बात करने का सोचा, क्योंकि उस वक्त वीर रंधावा वहाँ नहीं होता था। हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि कॉलेज से निकलते ही वीर रंधावा ने उसी दिन शिवांगी को उठाने का सोचा था, लेकिन हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही शिवांगी कॉलेज से चली गई। शायद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वीर रंधावा उस दिन बहुत गुस्से में था कि उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। वो अगले दिन का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अगले दिन अचानक विधि के पापा को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन करने की बात कही। विधि और उसका छोटा भाई था, उसकी माँ हाउसवाइफ है और पापा किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं। डॉक्टर ने जितना पैसा बताया उतना पैसा पूरा नहीं हो रहा था और डॉक्टर बिना पैसा लिए ऑपरेशन को तैयार नहीं थे। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी मदद कर पाता। और इससे बड़ी बात कि मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। सुबह 4 बजे अटैक आया था, जिस वजह से विधि और उसकी फैमिली अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। समय गुजरता जा रहा था। विधि की माँ डॉक्टर से ऑपरेशन करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। तभी शिवांगी अपने डैड के साथ उस अस्पताल में आई। विधि शिवांगी को देखते ही पता नहीं क्यों जल्दी से उसके पास दौड़ गई और रोते हुए अपने पापा का हाल बताया। शिवांगी ने इससे पहले कभी भी विधि से भी बात नहीं की थी, ना ही विधि ने, लेकिन फिर भी शिवांगी एक बार में ही बिना कोई सवाल किए डॉक्टर को उसके पापा का ऑपरेशन करने को कहा। डॉक्टर उन्हें जानते थे, वो जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। उद्भव सर ने बिल क्लियर कर दिया और साथ ही उनके अस्पताल में रहने के भी अच्छे बंदोबस्त कर सारे पैसे खुद जमा करवाए। शिवांगी को कुछ रेगुलर चेकअप था, वो रेगुलर चेकअप करवाने के बाद भी विधि के साथ अस्पताल में रुक गई। उद्भव सिंह ने शिवांगी के बॉडीगार्ड को शिवांगी के साथ रहने को कहा, अपने ऑफिस के लिए चले गए। विधि के पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। सब अच्छे से होने के बाद शिवांगी विधि को अपना नंबर देकर ज़रूरत होने पर कॉल करने को कहा, फिर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ चली गई। इधर कॉलेज में मैं विधि और शिवांगी का इंतज़ार करते रह गया। वीर रंधावा भी फिर से आजमात खा गया था। मैं शाम को कॉलेज से निकलने के बाद विधि को फ़ोन किया तो मुझे सारी बात पता लगी और मैं अस्पताल पहुंचा। विधि ने सारी बात बताई। उस दिन से विधि और मैं शिवांगी के शुक्रगुजार हो गए, लेकिन शिवांगी ने फिर कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। विधि को शिवांगी का यह स्वभाव बहुत पसंद आया। मैं भी अब खुद गिल्टी फील कर रहा था। विधि शिवांगी से बात करने की कोशिश करती। शिवांगी अब ज़रूरत भर विधि से थोड़ा बहुत बात कर लेती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वीर रंधावा अपनी शर्त हार गया था, लेकिन अब किडनैपिंग छोड़कर वो कुछ और प्लान बना चुका था, जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। इन्हीं सब में हमारे फाइनल ईयर के 6 महीने पूरे हो गए थे और एग्ज़ाम शुरू हो गया था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर से क्लासेज स्टार्ट हो गई।
एक दिन जब हम लोग कॉलेज आए तो हम हैरान हो गए। पूरा कॉलेज गुलाब के फूलों और लाइटों से डेकोरेट था। हम लोगों को समझ नहीं आया कि ये सब किस लिए है, क्योंकि ना ही पार्टी थी ना कोई एनुअल फंक्शन। अभी हम लोग ये सब देख ही रहे थे, तभी शिवांगी भी कॉलेज आई। जैसे ही वो अंदर आई, चारों तरफ म्यूजिक की आवाज़ आने लगी और वीर रंधावा शिवांगी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवांगी हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके साइड से जाने लगी। तभी वीर रंधावा जोर से चिल्लाते हुए, आई लव यू शिवांगी। वीर की आवाज़ सुन और कॉलेज डेकोरेशन की वजह से कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी वहीं पर आ गए थे। शिवांगी ने कुछ देर अपने कदम रोके, लेकिन फिर वो आगे बढ़ने लगे। वीर रंधावा आगे बढ़ते हुए फिर से उसके सामने आकर अपने घुटने पर बैठते हुए एक गुलाब का फूल आगे करते हुए, आई लव यू शिवांगी, अगर तुम हाँ नहीं कहोगी तो मैं पूरा दिन यूं ही गुजार दूंगा। शिवांगी उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए वहाँ से क्लास की तरफ बढ़ गई। सारे स्टूडेंट शिवांगी को देखकर शोर मचा रहे थे। कुछ लड़कियां तो शिवांगी से जल जल कर राख हो रही थीं, क्योंकि वीर रंधावा ने आज तक उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया था। वो तो खुद ही सामने से चलकर वीर रंधावा के पास आती थी। वीर रंधावा शिवांगी के इस तरह इग्नोर करने से गुस्से में चिल्लाते हुए, शिवांगी, अगर तुमने हाँ नहीं कही तो मैं इसी कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। मैं तुमसे बहुत, सच में बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शिवांगी ने उसकी एक नहीं सुनी। सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी वीर रंधावा को डांटने लगे, लेकिन वीर रंधावा सबको इग्नोर करते हुए कॉलेज के बिल्डिंग पर चढ़ गया। ये देख सारे कॉलेज की सांसें रुक गई थी। प्रिंसिपल ने जल्दी से कॉलेज के बोर्ड मेंबर को फ़ोन करके सबको इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में डीन, ट्रस्टी सभी वहाँ मौजूद थे। उसके साथ ही वीर रंधावा का बाप भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। शिवांगी अकेले क्लास में बैठी वीर रंधावा की बकवास सुन रही थी, जो वो बिल्डिंग पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि शिवांगी को हाँ कहनी पड़ेगी। मैं और विधि शिवांगी के पास गए। विधि ने शिवांगी को समझाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग जानते थे कि वीर रंधावा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, और हमें भी लग रहा था कि वो सच में शिवांगी को प्यार करने लगा है। लेकिन शिवांगी के दिल में क्या चल रहा था ये हम लोगों को पता नहीं था। बस किसी तरह हम लोग चाहते थे कि शिवांगी किसी मुसीबत में ना पड़े। बाहर सभी वीर रंधावा को नीचे आने के लिए कह रहे थे। उसका बाप भी उससे वादा कर रहा था कि वो उस लड़की को उसे ला कर देगा। लेकिन वीर रंधावा को भी जाने कौन सा जुनून चढ़ा था। वो सबके सामने शिवांगी से हाँ बुलवाना चाहता था। कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, बाकी सब के साथ जल्दी से शिवांगी के पास आकर उसे वीर रंधावा की बात मान लेने को कहने लगे। शिवांगी कुछ देर चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। फिर वो उठकर बाहर आई। उसने विधि को एक कुर्सी लाने को कहा। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शिवांगी बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनती थी, फिर भी बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है वो प्रेगनेंसी की वजह से ही ढीले कपड़े पहनती थी, ताकि किसी को पता ना चले। उसका किसी से मिलना जुलना भी नहीं था, इसलिए उसकी तबीयत के बारे में भी किसी को पता नहीं चलता था। अच्छा, हंस बोला, आगे बताओ। दीपक बोला, शिवांगी अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके अंदर बुलाई। चेयर पर बैठते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा। वीर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वो फिर से बोला, शिवांगी बोलो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? शिवांगी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी आराम से कुर्सी के पीछे अपना सर टिकाते हुए, क्या कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो? वीर रंधावा बोला, हाँ, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे सिवा अब कोई ख्याल नहीं आता। शिवांगी बोली, क्या कर सकते हो मेरे लिए? वीर रंधावा बोला, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। शिवांगी बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी जान ही चाहिए, प्लीज़ जंप। ये सुनते ही पूरा कॉलेज फिर से एक बार सदमे में चला गया था। वीर रंधावा का बाप चिल्लाते हुए, ऐ लड़की, तुम पागल हो गई हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगी। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। शिवांगी बोली, कौन है तू? एक नामर्द है जो अपने जैसे ही एक नामर्द को पैदा किया है। ये सुनते ही वीर रंधावा का बाप शिवांगी को मारने के लिए दौड़ा। उससे पहले शिवांगी के बॉडीगार्ड शिवांगी के आगे आ गए। वीर रंधावा का बाप चिल्लाते हुए अपने आदमियों को शिवांगी को पकड़ने को कहा, लेकिन शिवांगी चुपचाप अपने चेयर पर बैठे हुए थी।
उसके आदमी जैसे ही शिवांगी की तरफ बढ़े, शिवांगी का एक बॉडीगार्ड अपना रिवॉल्वर वीर रंधावा के बाप के सर पर लगाते हुए, सब अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाएं। अगर किसी ने भी मैम की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ जाएगा। ये सुनते ही उस वीर रंधावा के बाप की हवा टाइट हो गई। वो अपने सारे आदमियों को एक साइड हटने का इशारा किया। हम लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर वीर रंधावा भी सोच में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी फिर से शिवांगी की आवाज़ गूंजी, सोच क्या रहे हो मिस्टर रंधावा, जल्दी कूदो, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वीर रंधावा बोला, देखो शिवांगी, मेरे प्यार को मत आजमाओ। मैं अगर कूद जाऊंगा तो तुम्हें जेल हो जाएगी। शिवांगी बोली, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें जो कहा है वो करो। प्रिंसिपल बोले, बेटा बात को समझो, प्लीज़ हाँ कर दो। शिवांगी बोली, क्यों? अगर इसे आपकी बीबी से प्यार हो जाता और ये बिल्डिंग से कूदने की धमकी देता तो अपनी बीबी को भी कहता कि इसको हाँ बोल दे। ये सुनते ही प्रिंसिपल, ये कैसी बातें कर रही हो? शिवांगी बोली, जैसी बातें आप कर रहे हो। टीचर बच्चों को गलत और सही का सीख पढ़ाते हैं और आप यहाँ खड़े खड़े गलत का साथ दे रहे हो और ऊपर से मुझे भी अपने साथ घसीट रहे हो। क्या मैं कोई सामान हूँ कि ज़बरदस्ती किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाऊँ? आज इसे हाँ कह दूँ, कल फिर कोई और ऐसी धमकी देगा तो मैं उसको भी हाँ कह दूँ? नहीं। सबका सर शर्म से झुक गया था। किसी के पास शिवांगी के सवालों का जवाब नहीं था। तभी वहाँ पर उद्भव सिंह पुलिस के साथ पहुँचे। वो जल्दी से शिवांगी के पास आकर, बेटा आप ठीक तो है ना? शिवांगी बोली, यस डैड, लेकिन अब मुझे ये लोग ठीक नहीं चाहिए। उद्भव सिंह पुलिस वालों की तरफ देखते हुए, देख क्या रहे हो, अरेस्ट करो सबको, मेरी बेटी को मानसिक और हरासमेंट के लिए, उस पर ज़बरदस्ती दबाव बनाने के लिए सारे चार्ज लगाओ इन लोगों पर। अब तो वीर रंधावा और उसके बाप की लंका लग गई थी, क्योंकि उद्भव सिंह के साथ पुलिस ही नहीं मीडिया भी आई थी। ना ही अब वो अपने पावर की धमकी दे सकता था और ना ही अब वीर रंधावा कोई सफाई पेश कर सकता था। पुलिस भी मीडिया के होने की वजह से उस वीर रंधावा के बाप को नहीं बचा सकती थी। शिवांगी अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए ऊपर जाकर वीर रंधावा को धक्का देने को कहती है। ये सुनते ही वीर रंधावा जल्दी से पीछे की तरफ उतरते हुए, शिवांगी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ। शिवांगी बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुमने तो अपना प्यार साबित भी नहीं किया। उद्भव सिंह शिवांगी को गाड़ी में बैठाते हुए पुलिस को सारा मामला अच्छे से निपटाने को कहकर उसे लेकर चले गए। पुलिस को भी मजबूरी में वीर रंधावा को अरेस्ट करना पड़ा, लेकिन अगले दिन उसकी जमानत हो गई। कॉलेज में सभी के दिल दिमाग में अभी तक शिवांगी का खौफ छाया हुआ था। उसने किया कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उसने जोर से बात भी नहीं की थी, लेकिन उसका ऑरा और उसकी बातें इतनी मजबूत और स्पष्ट थी कि किसी का भी कलेजा निकाल ले। प्रिंसिपल भी सबके सामने शर्मिंदा हो चुका था और इस कारण बोर्ड मेंबर ने उसे भी उसके पद से हटा दिया। लेकिन मैं और विधि अब डर गए थे, क्योंकि जहाँ तक हम वीर रंधावा को जानते थे वो इतनी आसानी से शिवांगी को नहीं जाने दे सकता था। ऊपर से सभी कॉलेज के सामने, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी चारों तरफ उन लोगों की बातें हो रही थी। लेकिन शिवांगी पहले की तरह आराम से कॉलेज आती, उसे जैसे किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। एक हफ्ते गुजरने के बाद अचानक से छुट्टी के समय वीर रंधावा शिवांगी के सामने आ गया। शिवांगी हमेशा की तरह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी वीर रंधावा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवांगी अपने हाथ छुड़ाते हुए, मेरा हाथ छोड़ो। वीर रंधावा बोला, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर सबके सामने तेरे सारे घमंड को तोड़ सकता हूँ, तेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवांगी एकाएक अपने पैरों को उठाकर जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारा। पूरे कॉलेज में वीर रंधावा की चीख गूंज उठी और उसके हाथ शिवांगी के हाथ से छूट गए। वो नीचे ज़मीन पर गिरा, अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर तड़प रहा था। पैरों को उठाकर जोर से किक करने की वजह से शिवांगी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर वो भी खुद को शांत कर रही थी। शायद उसके पेट में खिंचाव आ रहा था। तभी शिवांगी के बॉडीगार्ड भी कॉलेज के अंदर आ गए। शायद उन्हें पता चल गया था। वो शिवांगी के पास आते हुए, मैम आप ठीक तो हैं ना? शिवांगी हाँ में सिर हिलाते हुए वीर रंधावा की तरफ देखती है, जो अभी भी ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की।
मैं भी विधि और बाकी दोस्तों के साथ खड़ा एक तरफ सारा तमाशा देख रहा था। शिवांगी बेहद ही शांत आवाज़ में, अगर कोई ना चाहे तो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी उसे नहीं छू सकता, चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का। तूने सही कहा, मुझ में बहुत गुरूर है, लेकिन ये गुरूर मैंने बहुत मुश्किल से कमाया है। तुझे विश्वास नहीं होगा, अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुकाम तक पहुंची हूँ, तो तू सोच भी नहीं सकता है कि मैं किस हद तक तुम जैसे लड़कों से नफरत करती हूँ। प्यार, मोहब्बत, इश्क, चाहत, ये सब जितने खूबसूरत शब्द हैं, इसके एहसास भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन तुम जैसे लड़के इसे इतना बदसूरत बना देते हो कि फिर कोई शिवांगी इस लफ्ज़ पर कभी विश्वास नहीं कर पाती। ये लफ्ज़ अब मुझे गाली जैसे लगते हैं, इसलिए आइंदा से इन शब्दों को मेरे ऊपर यूज करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें ज़िंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा मौका नहीं दूंगी। इट्स मीन कि मैं जो कहती हूँ उसे पूरा करती हूँ, बाकी तुम समझदार हो। शिवांगी तो वहाँ से चली गई। उसके बाद वीर रंधावा हम लोगों की हेल्प से अस्पताल में भर्ती हुआ, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज चोट लगी थी। लगभग वो बेहोशी की हालत में चला गया था। इलाज के बाद वीर रंधावा फिर कभी कॉलेज नहीं आया। हमें बाद में पता चला कि वो लंदन चला गया है, उसका बाप भी उसके साथ ही चला गया था। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों इतना शांति से चले गए। अब शिवांगी भी कॉलेज जाना कम कर दी थी, फिर वो लगातार 2 महीने तक कॉलेज नहीं आई। उसके बाद हमारे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, तो कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। फिर हमने उसे एग्ज़ाम में ही देखा था। विधि ने थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा की तरह ना ही ज़्यादा बात करती थी और ना ही अपने बारे में कुछ बताती थी। एग्ज़ाम के बाद मैं दिल्ली आ गया। मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी। विधि देहरादून में ही एक कंपनी में जॉब करने लगी थी, लेकिन हमारी अक्सर फ़ोन पर बातें होती रहती थी। अब विधि के घर में उसके रिश्ते की बात होने लगी थी। विधि ने मुझे बताया, मैंने उस समय यूपीएससी का मेंस पेपर क्लियर किया था। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैंने भी उसे प्रपोज करने का सोचा और एक दिन समय निकाल कर उसे प्रपोज भी कर दिया। विधि भी मुझसे प्यार करती थी, इसलिए उसकी भी हाँ ही थी। थोड़ा सा मान मनौवल के बाद हमारे पेरेंट्स भी रेडी हो गए। तब तक मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था और मुझे ट्रेनिंग पर जाना था। हमने ट्रेनिंग करने के बाद शादी करने का डिसाइड किया। ट्रेनिंग पूरा करके आने के बाद हमारी शादी हो गई। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग देहरादून में थी। इसी समय मुझे एक रैली की सुरक्षा के लिए जाना पड़ा और मैंने वहां वीर रंधावा को देखा। लगभग 2 साल बाद उसे देख रहा था। पार्टी का नया नेता बना हुआ था, उसकी भी नज़र मुझे पहचान गई थी, लेकिन उस वक्त हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रैली खत्म होने के 2 दिन बाद मुझे उसका कॉल आया और मैं उसके बंगलों पर मिलने गया। वहीं पर मुझे उसके बारे में पता चला कि वो लंदन गया था और 6 महीने पहले यहाँ आया है, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो राजनीति में आए। उसके पापा भी उसके साथ ही थे। मैंने बातों बातों में जानने की कोशिश की कि उसने शादी की है या नहीं। उसने बताया कि ना ही उसने शादी की है और ना ही आगे करने का इरादा है। उसे बस शिवांगी का इंतज़ार है। मैंने पूछा कि क्या वो फिर शिवांगी से मिला है, तो उसने बताया कि मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में खोज खबर रखी है। अब बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है। मैंने उसे भूल कर आगे बढ़ने को कहा। ये सुनते ही वो गुस्सा हो गया था। फिर मैं आगे कुछ नहीं कह पाया। तब से इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर कभी कभारी हमारी फ़ोन पर बात हो जाती है। 1 साल बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ जयपुर में हो गई और मैं विधि को लेकर यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता वीर रंधावा शिवांगी को आज भी भूला है या नहीं, लेकिन ये सच है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही अब उसे किसी लड़की के साथ देखा गया है। मेरे पास तो जब आपकी बहन सताक्षी केस दर्ज कराने आई थी तो मालूम ही नहीं था कि शिवांगी यहाँ है या उससे आपका कोई कनेक्शन है। हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि शिवांगी की लाइफ में कोई पहले से ही था। ऊपर से आपके दादा भी इस बात की पुष्टि कर दिए थे कि उस संध्या सिसोदिया से उन्होंने खुद शादी करवाई है और वो गवाह हैं। ना ही मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहता था, ना ही मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। मुझे उस दिन जो सही लगा मैंने किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ शिवांगी से मुलाकात होगी।
मैं बस शिवांगी को खुद से इंट्रोड्यूस करने के लिए वो सारी बात बताई। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे पहचानेगी और इसी में उसका जिक्र मेरे मुंह से निकल गया। बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अच्छा सारी बातें सुनते हुए बिल्कुल खामोश था। दीपक बोला, सर मुझे नहीं लगता कि वो वीर रंधावा कुछ करेगा। अच्छांश बोला, ठीक है वो सब मैं देख लूँगा, लेकिन अगर आगे से कभी भी उसका फ़ोन आए और शिवांगी के बारे में कुछ भी पूछे तो मुझे तुम बताओगे। दीपक बोला, ज़रूर सर, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहता कि शिवांगी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। हम लोग कॉलेज के टाइम नहीं जानते थे कि शिवांगी का अतीत क्या है, लेकिन अब सारी बातें जानने के बाद इतना तो मैं पूरा गारंटी से कह सकता हूँ कि वो केवल आपसे प्यार करती है। उसने अकेले सारी प्रॉब्लम को फेस किया है। उसने कभी भी कोई साथी या सहारा नहीं ढूंढा। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मेरी शिवांगी है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, लेकिन किस्मत से उसका प्यार मेरे हिस्से आया है और मैं अपने प्यार के बीच अब किसी को भी नहीं आने दूंगा। चलिए अब घर चलते हैं। दीपक बोला, जी। दोनों वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अच्छांश ने अपने एक आदमी को सताक्षी पर पूरी तरह नज़र रखने के लिए कहा। आज सारे दोस्त अपने घर पर आकर आराम कर रहे थे। अच्छांश जब तक घर आया शाम हो चुकी थी। शिवांगी अस्मिता जी और उद्भव सिंह के साथ हॉल में ही बैठी बातें कर रही थी। शिवाच्छ पूरे फर्श पर पेंसिल से लिख रहा था। अच्छांश उसे गोद में उठाते हुए, ये कैसा हाल बना लिया है? शिवाच्छ बोला, मैं तो पढ़ रहा था। सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। शिवांगी बोली, इतनी पढ़ाई करके तो आप जल्दी ही वकील बन जाएंगे। शिवाच्छ को कुछ समझ नहीं आता। अच्छांश बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अब इसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लगभग 3.5 साल का हो गया है। अस्मिता जी बोली, ये सब तुम लोग अभी घूम कर आने के बाद करना, कोई इतना भी उम्र नहीं हुआ है। उद्भव सिंह बोले, हाँ बेटा, बहन जी ठीक कह रही हैं, और तब तक तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि जयपुर में रहना है या देहरादून में, क्योंकि बच्चों का बार बार स्कूल बदलने से भी उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छांश हाँ में सिर हिला देता है। वो शिवाच्छ को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। शिवांगी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले आती है। तब तक दोनों बाप बेटे बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। शिवांगी कॉफ़ी रखते हुए, अब इतना ठंडा खाकर गर्म कॉफ़ी पियेंगे, तबीयत खराब नहीं होगी? अच्छांश मुँह बनाते हुए, आपके बेटे ने मुझे खाने ही नहीं दिया है, बस 2 चम्मच खिलाया है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, अब जाकर फ्रेश हो जाइए, वो 2 चम्मच भी खिला दिया, वही बहुत है। अच्छांश फ्रेश होने चला जाता है। शिवांगी शिवाच्छ का आइसक्रीम खत्म होने के बाद हाथ मुंह पोंछ कर बाहर खेलने के लिए भेज देती है। तब तक अच्छांश भी बाहर आता है। शिवांगी बोली, मैं दूसरी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अच्छांश बेड पर बैठ उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी गोद में खींच लेता है। शिवांगी बोली, काफ़ी ठंडी हो गई है। अच्छांश बोला, कोई बात नहीं, मैं पी लूँगा, लेकिन अभी आप मेरे पास रहिए, सुबह से आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। शिवांगी अपनी बाहें उसके गर्दन में डालते हुए, मेरा तो सारा वक्त आपका है, लेकिन आपको ही शादी के अगले दिन ही ऑफिस जाना था। अच्छांश बोला, कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन अब तो आ गया हूँ ना। पहले ये बताइए, तबीयत ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? शिवांगी उसके सीने पर अपना सर रखते हुए, सब ठीक है, इतना परेशान मत हुआ कीजिए। अच्छांश बोला, जान एक बात बताएंगी? शिवांगी बोली, क्या? अच्छांश बोला, वीर रंधावा का क्या हुआ? शिवांगी ये सुनते ही जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने से हटाकर उसकी आंखों में देखने लगती है। अच्छांश उसके गालों पर अपनी हथेली रखते हुए, आप गलत मत समझिए, बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो इतनी शांति से आपकी लाइफ से कैसे चला गया। शिवांगी बोली, आपको ये सब कैसे मालूम? अच्छांश बोला, मैं अभी उस पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे उस दिन उसके मुंह से उस रंधावा के बारे में सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आप जानते हैं ना, हमारी थोड़ी सी लापरवाही से उस विराज ने हमारी ज़िंदगी में कितना जहर घोलने की कोशिश की। अब मैं हम दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो वीर रंधावा हमारी ज़िंदगी का दूसरा विराज बने। अब आपको खोने की ताकत मुझ में नहीं है। शिवांगी अच्छांश का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, अब हमारे बीच कोई विराज नहीं आएगा। रही बात उस रंधावा की,
तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि जब शिवाज 6-7 महीने का पेट में था उसी वक्त उसने कॉलेज में बहुत हंगामा किया था, लेकिन उसके बाद से तो कभी मेरे सामने भी नहीं आया। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गया, ना ही मुझे उसके बारे में जानना है। वैसे भी उसे मारने की वजह से मेरे पेट में खिंचाव आ गया था, जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा था। उसके बाद मैं कॉलेज 2-4 बार ही गई होगी, वो भी डैड को कितना मनाने के बाद, क्योंकि घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती थी। लेकिन मैंने उस कॉलेज में नहीं देखा और ना ही कभी मेरे सामने वो आया। शिवाच के जन्म के 1-1.5 महीने बाद कॉलेज में एडमिट कार्ड लेने गई थी, उसके बाद सीधे एग्ज़ाम में ही गई। अच्छांश बोला, दीपक ने बताया है कि वो राजनीति में आ गया है, इस वक्त देहरादून में ही अपने क्षेत्र का नेता है। शिवांगी बोली, होगा, मुझे नहीं पता। अच्छांश बोला, अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपको कहाँ घूमने चलना है। शिवांगी बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, अभी ऑफिस का बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छांश उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, नाराज़ हो गए हैं। शिवांगी बोली, नहीं, मुझे सच में काम है, हटिए, अब आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, दूसरी लाती हूँ, कहते हुए उसकी गोद से उतरने लगती है। अच्छांश अपनी पकड़ उस पर कसते हुए उसे लेकर बेड पर पलट जाता है। शिवांगी की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो सामने अच्छांश का चेहरा था। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, सॉरी, एक बार फिर आपको हर्ट कर दिया, लेकिन आप भी जानती हैं कि मैं सच में आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा, सोच ही नहीं सकता। मुझे यकीन है आप पर, इतना जितना कि खुद पर भी नहीं। शिवांगी बोली, जानती हूँ मैं। अच्छांश बोला, फिर क्यों नाराज़ हो रही हैं। शिवांगी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे वो वक्त एक बार फिर से याद आ गया। मुझे आपसे इतनी नाराज़गी थी कि मुझे मोहब्बत से नफ़रत सी हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे सारे इंसान धोखेबाजी नज़र आते थे, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। वीर रंधावा उतना गलत भी नहीं था, लेकिन आप पर इतनी नाराज़गी थी कि मैंने उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती। उस वक्त अगर वो ऊपर से कूद भी जाता तो भी सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो जिंदा बच भी जाता तो 1-2 बार और धक्का दे देती। लेकिन बाद में जब घर आई और थोड़ा मन शांत हुआ तो मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। मेरी वजह से डैड पर भी खतरा हो सकता था। मेरी खुद की भी ऐसी हालत थी कि मैं ज़्यादा देर उनसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। 1 हफ्ते बाद जब वो सामने आया तो मैं सारी बातों को भूल कर उसे इग्नोर करना चाहती थी, ताकि डैड या हमारे ऊपर कोई खतरा ना बने। लेकिन उसकी घटिया बातें सुनने के बाद मुझे फिर से गुस्सा आने लगा था और उस पर उसने मेरा हाथ पकड़ा था, जिस वजह से मैंने एक बार फिर अपने गुस्से से कंट्रोल खो दिया। घर पहुंचने तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे 2 दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ा था। मन में एक डर भी था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे अब अपनी मम्मी की बातें सच लगने लगी थी कि शायद मेरी मनहूसियत कहीं डैड और मेरे बच्चे का काल ना बन जाए। लेकिन जब कुछ दिनों तक वो सामने नहीं आया और सब ठीक रहा, तब जाकर मुझे भी थोड़ी राहत मिली। मेरे बुरे दिनों में से वो एक बुरा दिन था जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती। अच्छांश बोला, अब हमें उन दिनों को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। बीते कल में जो भी हुआ मैं उन सबको ठीक नहीं कर सकता। मैं समझता रहा कि मेरा ही दर्द सबसे बड़ा है, लेकिन अब लगता है कि आपने जो सफ़र किया उसके सामने मेरी तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। शिवांगी बोली, मुझे अब वो सब याद नहीं करना है। अच्छांश उसे अपनी बाहों में समेटते हुए, अब हम साथ हैं, हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। शिवांगी बोली, अब बाहर चलिए, नहीं तो अगर आपको आराम करना है तो आराम कीजिए। अच्छांश बोला, मुझे तो अभी आराम करना है और वो भी आपके साथ। शिवांगी बोली, लेकिन डिनर भी तो। अच्छांश बोला, कुछ भी नहीं, माँ है ना, मेड को बता देंगी कि क्या बनाना है, कहते हुए शिवांगी को अपने सीने से लगाकर शिवांगी में खोने लगता है। शिवांगी कसमसाते हुए, दरवाज़ा खुला है। शिवाच। शिवांगी अब आंखें बंद कर अपने अच्छांश को महसूस कर रही थी, तभी कमरे में शिवाच आते हुए, पापा। शिवांगी हड़बड़ा कर आंखें खोलती हुई अच्छांश से हटने लगती है। अच्छांश भी शिवांगी के ऊपर से हटते हुए उठकर बैठ जाता है। शिवांगी अच्छांश के पीछे बैठने लगती है। शिवा अच्छांश की गोद में चढ़ते हुए, आप दोनों क्या कर रहे थे।
अच्छांश शिवांगी की तरफ देखता है जो गुस्से से अच्छांश को घूर रही थी और चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। अच्छांश मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मा को थोड़ा प्यार कर रहा था। शिवाच खुश होते हुए, अच्छा, जैसे मम्मा और आप मुझे करते हैं वैसे ही आप मम्मा को किसी कर रहे थे। अच्छांश बोला, हाँ मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर शिवाच के कान में, हम लोग आइसक्रीम खाए थे इसलिए मम्मा गुस्सा हो गई थी तो उन्हें मना रहा था। शिवांगी बोली, बेशर्मी में तो पीएचडी हासिल कर ली है आपने, ये क्या बच्चे को सिखा रहे हैं। अच्छांश शिवाच को गुदगुदी करने लगता है। शिवांगी की तरफ देख अपनी एक आंख दबाते हुए फ्लाइंग किस उछालता है। शिवांगी बोली, कुछ नहीं हो सकता इनका, कहते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। अच्छांश भी कुछ देर शिवाच के साथ खेलते हुए उसे लेकर बाहर आ जाता है। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। शिवांगी किचन में मेड की हेल्प से डिनर तैयार कर रही थी। डिनर करते हुए शिवांगी बोली, माँ, अनिकेत जी के परिवार से गरिमा के बारे में बात करके देखिएगा। अस्मिता जी बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सब बच्चे सेटल हो गए हैं, अब अनिकेत भी शादी कर ले तो अच्छा रहेगा। उद्भव सिंह गरिमा की फैमिली के बारे में सारी बातें अस्मिता जी को बता देते हैं। अस्मिता जी अगले दिन अनिकेत के मम्मी पापा से बात करने को कहती हैं। डिनर करने के बाद सभी कुछ देर बाहर लॉन में टहलते हैं। शिवाच अच्छांश के कंधे पर ही घूमते हुए सो गया था। सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। अच्छांश शिवाच को सुलाने के बाद शिवांगी के करीब आता है। शिवांगी शाम की बात से थोड़ी नाराजगी से, मुझे नींद आ रही है। शिवांगी बोली। अच्छांश बोला, ठीक है तो आप सो जाइए। अच्छांश उसके गालों को चूमते हुए, अगर मेरा बस चले तो आपको एक पल के लिए भी कहीं ना जाने दूं, अपनी नज़रों के सामने ही रखूं। माँ ठीक ही कह रही थी, हम दोनों कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, जी भरकर आपको प्यार करूँगा। शिवांगी मुस्कुराते हुए, आप भूल रहे हैं कि हमारा बच्चा भी 24 घंटे साथ ही रहेगा। अच्छांश बोला, कोई दिक्कत नहीं। शिवांगी बोली, इसलिए शाम को उसे ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मैं तो उसे सच ही कह रहा था। शिवांगी बोली, आपको शर्म नहीं आती, अगर बाहर से वो किसी को कहेगा तो। अच्छांश बोला, उसे याद भी रहेगा, वो तो भूल भी गया होगा। शिवांगी बोली, वो कुछ नहीं भूलता, जाने कब कब की बातें याद रहती है। अच्छांश बोला, अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। शिवांगी उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, शाम को तो कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला है, लेकिन आपको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छांश बोला, जब आप सामने होती हैं तो मुझे सच में कुछ नहीं सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। वैसे हमारी राजकुमारी के बारे में क्या सोचा है। शिवांगी बोली, पहले बीबी पर ध्यान दीजिए, अभी एक बच्चा नहीं संभल रहा है और दूसरा भी चाहिए। अच्छांश बोला, मैं सबको संभाल लूँगा, और माँ भी तो कह रही थी ना। शिवांगी बोली, चुप कीजिए, माँ कह रही थी और आप भी उन्हीं के साथ शामिल हो गए। अच्छांश शिवांगी के लाल होते चेहरे को देख मुस्कुराते हुए, बीबी कब तक आप मुझसे ऐसे ही शर्माती रहेंगी। शिवांगी उसके कंधे में अपना चेहरा छुपाते हुए, प्लीज़। अच्छांश उसके कंधे पर अपने होठ रखते हुए, जान, क्या सच में आप अभी दूसरे बेबी के लिए तैयार नहीं हैं। शिवांगी बोली, अगर आप संभालने के लिए हैं तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मुझे अपने प्यार में कोई कमी नहीं चाहिए। अच्छांश बोला, वो तो आपके कहने से भी कम नहीं होगा। भले आप मेरे प्यार से परेशान हो जाएं, लेकिन मैं हमेशा आप ही की तलब में भटकता रहूँगा। दोनों अपने प्यार के सफ़र पर निकल चुके थे और ये खूबसूरती हर दिन हर रात उनके साथ रहने वाली थी। अच्छांश मुस्कुराते हुए अपनी जान का दीदार कर रहा था। वो शिवांगी को बाहों में ले उसके होठों को चूम आंखें बंद कर लेता है। अब अच्छांश को ना ही किसी चीज़ का डर था और ना ही टेंशन। शिवांगी का पास होना उसके लिए एनर्जी का काम करता था, एक पॉजिटिविटी जिससे वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता था। शिवांगी भी अच्छांश के प्यार में संवर रही थी। उसे अच्छांश से हमेशा केवल प्यार की ही दरकार थी। अच्छांश उसकी ज़िंदगी में प्यार की फुहार लेकर आया था, जिसके लिए वो हमेशा से तरसी थी। बचपन से ही जिस चीज़ की भारी कमी रही, वो चीज़ अब अच्छांश से भर भर कर मिल रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी ज़िंदगी में आएगा और उसे इतना प्यार करेगा। अब शिवांगी को कोई कमी नहीं थी, वो अपने अच्छांश को पाकर पूरी हो चुकी थी।
अब उसके साथ उद्भव सिंह के रूप में एक पिता थे जो किसी भी परिस्थिति में उसके साथ खड़े थे। अब उसे पिता का असली मतलब समझ आया था। एक पिता का साया पाकर बच्चे कैसे किसी मुश्किल का सामना कर पाते हैं, कैसे वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये सब उद्भव सिंह के होने से समझी थी। अस्मिता जी ने भी उसे खुले दिल से अपने बेटे की तरह अपनाया था। एक माँ की शीतलता क्या होती है, उसे अस्मिता जी से मिल रही थी। और शिवाच, वो तो उसकी दुनिया थी, उसकी मोहब्बत का तोहफा जो बहुत खूबसूरत था, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती थी। अगले दिन अस्मिता जी ने अनिकेत के मम्मी पापा से बात करके गरिमा के बारे में बताया। वे लोग भी खुश थे, कम से कम उनका बेटा शादी के लिए तो तैयार हुआ। अनिकेत और गरिमा ने फ़ोन पर बातें होती रहती थी। गरिमा ने अभी अपनी फैमिली में कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसे थोड़ा डर लग रहा था। अनिका का अंतिम महीना चल रहा था, जिस वजह से कुणाल अब ज़्यादा टाइम अनिका के पास ही रहता था। अच्छांश दिन में ऑफिस संभालता और बाकी समय शिवांगी के आगे पीछे। अस्मिता जी और उद्भव जी अपने बच्चों को खुश देख बहुत खुश थे। देखते देखते 4 दिन गुजर गए थे। आज शिवांगी को दिल्ली के लिए निकलना था। उधर से विवान और गरिमा भी दिल्ली पहुंच गए थे। आज हंस भी शिवांगी के साथ जा रहा था और अनिकेत भी, क्योंकि उसे गरिमा से मिलना था। इधर शताक्षी जेल से छूटने के बाद फिर से उस लड़के के फ्लैट पर आ गई थी, लेकिन अब वो लड़का शताक्षी से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसे बार बार अब अच्छांश का डर लग रहा था। जब उसने अपने दादा को नहीं छोड़ा तो उसकी क्या औकात है, भले ही वो गांव के जमींदार का बेटा है, लेकिन अच्छांश वो तो पूरे जयपुर का महाराजा है। अब वो यही सोच रहा था कि शताक्षी को यहाँ से कैसे निकाले, क्योंकि वो डायरेक्ट शताक्षी को जाने के लिए नहीं कह सकता था, नहीं तो वो लड़की हंगामा कर देती। जब वो दौलत के लिए अपने माँ बाप को जलील कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर गए थे। गांव से आए हुए उसके स्कूल में 3-4 दोस्त थे जो उसकी चमचागिरी करते थे। उसने शताक्षी के बारे में उन्हें बताया। चारों दोस्त कमीनेपन से हंसते हुए, अरे यार, तूने तो इतने मज़े कर लिए हैं, और जब उसे निकालना ही है तो थोड़ा हम लोगों का भी भला कर दे। वो लड़का राकेश बोला, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो लड़की इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। वो तो मैं उसे प्यार का झांसा देकर पटाया हूँ। वैसे तो वो किसी की सगी नहीं है, लेकिन कहीं उसके परिवार में खबर हो गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके दोस्त बोले, अरे कोई मुश्किल नहीं होगी, जब वो उसे जेल भिजवा सकता है इसका मतलब है इससे उन लोगों का कोई नाता नहीं है। और दूसरी बात, हम उसका मुंह खोलने देंगे तब ना किसी को कुछ बताएगी। राकेश बोला, तुम लोग क्या करना चाहते हो? चारों लड़कों में से एक लड़का, कुछ नहीं, आज तो उसके खाने में नशे की दवाई मिला देना, वो होश में तो रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। राकेश हंसते हुए, सच में तुम लोग तो मुझसे भी ज़्यादा कमीने हो। पांचों प्लान बना लेते हैं। राकेश घर आते वक्त एक बियर की बोतल और नशे की दवा ले लेता है। इधर शताक्षी फिर से कैसे अच्छांश को फंसाए और सब कुछ हासिल करे, इसकी प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राकेश घर आकर प्यार से बात करते हुए खाना बनाता है और उसके खाने में दवा मिला देता है। बियर की बोतल देख शताक्षी, राकेश तुम पीते भी हो? राकेश बोला, कभी कभी, इससे कुछ नहीं होता, आज हम दोनों मिलकर पीते हैं। शताक्षी बोली, लेकिन मैंने कभी पिया नहीं है। राकेश बोला, इसलिए तो लाया हूँ, पीकर देखो, कुछ देर के लिए सारी तकलीफ़ें भूल जाओगे। शताक्षी उसकी बात मानते हुए खाना खाने के बाद 2 गिलास बियर पी लेती है। तभी उसके चारों दोस्त भी रूम पर आ जाते हैं। राकेश अच्छे से फ्लैट को लॉक कर देता है। शताक्षी पर नशा हावी हो गया था। वो राकेश की गोद में आकर बैठते हुए, राकेश तुमने सही कहा था, देखो मैं आसमान में उड़ रही हूँ लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। राकेश बोला, कोई बात नहीं डार्लिंग, गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दो, मैं हेल्प कर देता हूँ, कहते हुए उसका टॉप निकालने लगता है। चारों लड़के भी वहीं बैठे हुए थे। शताक्षी राकेश के गले में दोनों बाहें डालकर उसके गालों को चूमते हुए, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो, मेरी एक और हेल्प कर दो ना। राकेश बोला, बोलो। शताक्षी अपने नशे से भरी आंखें खोलते हुए, मैं उस अच्छांश और शिवांगी को मार दूंगी,
लेकिन उसके लिए एक शूटर चाहिए। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं किसी शूटर को नहीं जानती। चारों लड़के सताक्षी के हाथ और पीठ पर हाथ फेरते हुए, सच में यार कमाल की है, तूने तो सच में इसे फूल बना दिया है। राकेश हंसते हुए, 8 महीने से सो रहा हूँ। सताक्षी सबके हाथ अपने बदन पर महसूस कर, राकेश तुम्हारे दोस्त मुझे क्यों छू रहे हैं? राकेश बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो केवल मैं हूँ, मेरे दोस्त तुम्हें कहाँ से नजर आ रहे हैं? सताक्षी उन सभी लड़कों को घूरते हुए, राकेश तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम्हारे दोस्त यहीं तो बैठे हैं। राकेश एक गिलास शराब और पिलाते हुए, ये पीने के बाद इंसान अकेले रहते हुए भी बहुत लोगों को महसूस करने लगता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। सताक्षी सोचते हुए, सच में ऐसा होता है? राकेश बोला, हाँ डार्लिंग, ये बताओ तुम्हें मैं कितना दिख रहा हूँ? सताक्षी राकेश को गौर से देखते हुए, 1 2 3, राकेश तुम तो 3 दिख रहे हो। राकेश बोला, देखा, जबकि मैं एक ही हूँ, इसलिए तुम ये सारी बातें छोड़ो और अपनी गर्मी कम करो। सताक्षी बोली, ओके, लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम मेरी हेल्प करोगे ना, एक शूटर ढूंढ कर लाओगे ना? राकेश बोला, हाँ बिल्कुल, अगर तुम कहोगी तो मैं खुद ही शूटर बन जाऊंगा। कहते हुए उसे सीने से लगा लेता है। सताक्षी अब अपने होश में नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। बाकी चारों दोस्त भी अब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सताक्षी को तो मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पांचों उसे लेकर कमरे में आते हैं और बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं। आज पूरी रात सताक्षी उन पांचों के बीच झूल रही थी। पांचों उसके साथ अपनी फैंटेसी पूरा कर रहे थे। सुबह होने पर उन्होंने सताक्षी के दोनों हाथ और पैर बेड के चारे कोनों में बांध दिए थे। पांचों अब आराम से वहीं सताक्षी के आसपास सो गए थे। सताक्षी बेहोश होकर गहरी नींद में सो रही थी। सभी लड़कों की नींद दोपहर में खुली। सताक्षी को अभी होश नहीं आया था। नशे और शराब के कारण उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। ऊपर से उसके शरीर पर काटने और नोचने के भद्दे से निशान दिख रहे थे। कुछ जगह से तो खून निकलकर सूख गया था। सभी लड़के फ्रेश होकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। खाना आने तक सभी बातें करने लगते हैं। राकेश बोला, अब तुम लोगों को जाना चाहिए। बाकी लड़के बोले, नहीं यार, अभी मन नहीं भरा है, आज रात और। एक लड़का बोला, और वैसे भी मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। राकेश बोला, क्या? वो लड़का बोला, तुझे इससे छुटकारा ही चाहिए ना, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारे मज़े भी और थोड़ा पैसे भी कमा ले और तुझे इस झंझट से छुटकारा भी मिले। राकेश बोला, जल्दी बता, ये कैसे हो सकता है? बाकी सभी उस लड़के की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। वो लड़का बोला, हम इसे ऐसे ही हमेशा रखेंगे और बाहर से कस्टमर लाएंगे, जिससे हमें इनकम भी होगा और हम भी जब चाहे थोड़े मज़े कर लेंगे। अगर कोई अच्छा कस्टमर मिल गया तो इसे बेच भी देंगे। एक बार ये ऐसी जगह पर चली गई तो फिर वहाँ से निकल भी नहीं पाएगी। सभी को उस लड़के की बातें ठीक लगती है। राकेश को भी घर से मिलते पैसे से संतुष्टि नहीं होती थी। वो खुश होते हुए, अरे वाह यार, तूने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। वैसे भी मैं हमेशा इसे मॉर्निंग पिल्स खिलाता हूँ, जिससे प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। सभी हंसते हुए फिर से सताक्षी के कमरे में आते हैं। पांचों फिर से उसके बदन पर हाथ फेरते हुए चूमने लगते हैं। कोई हाथ तो कोई पैर तो कोई चेहरा। सताक्षी की नींद धीरे धीरे खुलती है। पांचों को अपने आसपास देखते ही वो हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसे महसूस होता है कि वो हाथ भी नहीं उठा पा रही है। वो चिल्लाते हुए, राकेश तुम ये क्या कर रहे हो? राकेश हंसते हुए, अब अपनी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को खुला तो नहीं छोड़ सकता हूँ। सताक्षी चिल्लाते हुए, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे। राकेश उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए, शक्ल देखी है आईने में, तुझसे और शादी। तेरे जैसी कितनी लड़कियां आई और गई जो अपने परिवार और माँ बाप को इतना जलील कर सकती है, अपने ही भाई को जान से मारने की कोशिश कर सकती है। वैसी लड़की से मैं शादी करूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है, तुम्हें अब यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर जितना तुम पर लुटाया हूँ वो शुभ सूझ समेत वापस भी तो चाहिए। सताक्षी के पूरे बदन में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपने किए की सज़ा आज उसे खुद ही मिल गई थी। आज पता चल रहा था कि धोखा देने का दर्द क्या होता है।
आज उसके दौलत की भूख ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। ऐसे ही दर्दनाक और जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर हो गई थी। बाकी चारों हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने प्लान बनाया, अब कहीं और फ्लैट लेकर वहीं पर इस लड़की को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन रखना और बार बार इन लड़कों का आना सबकी नज़रों के घेरे में आ सकता था। अच्छांश के आदमी जो सताक्षी पर नज़र रखे हुए थे, जेल से रिहा हो सताक्षी जब 2-3 दिन कमरे से बाहर नहीं आई तो वे लोग भी थोड़े लापरवाह हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि अब सताक्षी के साथ क्या क्या हो रहा है। ये सारे लड़के 2 दिन बाद ही सताक्षी को वहाँ से एक अलग फ्लैट पर शिफ्ट कर लिए और किसी को पता भी नहीं चला। सभी लड़के उसे एक सिंगल बने हुए फ्लैट में ले जाते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना कम था। मकान मालिक भी वहाँ नहीं रहता था, जिससे इन लोगों को अब कोई परेशानी नहीं थी। इधर देवेंद्र साक्षी भी काम की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा था। अंत में दोनों ने ये शहर छोड़कर दिल्ली जाने का डिसाइड किया ताकि वहाँ कोई काम मिल सके, और वो लोग दिल्ली निकल गए। वर्णित हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, साथ में ही जॉब तलाश करने लगा। तो अच्छांश ने उसे अपनी कंपनी में ही पार्ट टाइम जॉब करने का ऑफर दिया। वर्णित खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता था। उसने अच्छांश का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इधर अच्छांश भी शिवांगी को लेकर दिल्ली निकल गया था। दिल्ली पहुंचते ही वो पहले से बुक होटल में रुके। शिवांगी ने विवान और गरिमा के साथ सारे प्रोजेक्ट को एक बार फिर से देखा। फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने आ गए। अनिकेत गरिमा से बातें करते हुए होटल के गार्डन में बैठा हुआ था। गरिमा भी उसके कंधे पर सर रखे अपने फैमिली के बारे में बता रही थी। अगले दिन दोपहर से प्रोजेक्ट की मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। अच्छांश अपने कमरे में शिवांगी को बाहों में लिए सो रहा था। शिवाक्षी भी सो गया था। इधर इंडिया से जाने माने बहुत सारे बिजनेसमैन दिल्ली पहुंचे हुए थे। सभी ने अपनी अपनी मेहनत की थी, तो किसी ने पैसे खिलाए थे। सबको विश्वास था कि उनके ही प्रोजेक्ट का चुनाव होगा। अगली सुबह अच्छांश सबको लेकर वहीं कालिका मंदिर में ले गया। उधर से लौटते हुए 10 बज गए थे। सभी फिर से अपने काम में लग गए। दोपहर को सभी उसे जगह के लिए निकल गए जहां पर सरकार ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। वहां पहुंचते ही अच्छांश रिवांश से मिला। रिवांश और उसके पापा को शिवांगी और अच्छांश को साथ में देख खुशी हुई कि उन दोनों के बीच सारी गलतफहमी मिट गई है। शिवांगी भी उन लोगों से मुस्कुराते हुए मिली। रिवांश बोला, यार तुम्हारी शादी में आने का तो अफसोस हमें भी है, लेकिन क्या करें, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छांश मुस्कुराते हुए, इसलिए तो माफ़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा होने वाला था। वैसे अब उसकी तबीयत कैसी है? रिवांश बोला, अब ठीक है, वायरल फीवर हो गया था जिस वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया है। दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। शिवांगी बोली, अभी हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आए हैं तो कुछ देर बाद मिलते हैं। रिवांश मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बेकार में ही इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है। शिवांगी हल्का सा मुस्कुराते हुए गरिमा और विवान के साथ अपने टेबल की तरफ बढ़ जाती है। अच्छांश बोला, रिवांश, शिवांगी ने भी बहुत मेहनत की है और बिजनेस में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। रिवांश बोला, अच्छांश, इतना जज्बाती होकर बिजनेस नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि तुम भाभी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये तो तू भी जानता ही है कि बिजनेस में कितने दांव पेच होते हैं। मानता हूँ कि वो देहरादून की टॉप बिजनेस वूमेन है, लेकिन यहाँ पूरे इंडिया से ही नहीं विदेश से भी कंपनियाँ आई हुई हैं। इन सब के बीच वो कहाँ से टिक पाएंगे? अच्छांश मुस्कुराते हुए रिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए गॉड ब्लेस यू कहते हुए शिवांगी की तरफ बढ़ जाता है। रिवांश और रतन जी अच्छांश को कन्फ्यूज नज़रों से देखते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। अच्छांश और अनिकेत भी शिवांगी के पास आकर बैठते हुए बातें करने लगते हैं। सभी लोग अब टेंडर किसे मिलता है इसका इंतजार कर रहे थे। इनमें बहुत लोगों की नज़रें अच्छांश और शिवांगी पर भी थीं। अच्छांश का यहाँ होना सभी को हैरान कर रहा था। सभी उससे मिलना चाह रहे थे, लेकिन अच्छांश का ध्यान केवल शिवांगी और अपने गोद में बैठे हुए बेटे पर। कुछ लड़कियाँ अच्छांश को ताड़ रही थीं, जिन पर शिवांगी की नज़रें भी थीं। कुछ देर में सरकार की तरफ से चुनी हुई टीम वहाँ पर आकर सबका वेलकम करती है। सभी अपनी सांस रोके नाम अनाउंस करने का वेट कर रहे थे। नर्वस तो शिवांगी भी थी, पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आई थी।
अच्छांश उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। जैसे ही सरकारी ऑफिसर ने लिफाफा खोला, सभी की नज़रें उस पर टिक गई। हर एक सेकंड के साथ वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट छाया हुआ था और महज कुछ ही सेकंड में जब उस ऑफिसर ने सभी की तरफ देखा तो सभी की आंखें जानने के लिए बेचैन थी कि किस कंपनी को ये टेंडर गया है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।